हाँ जी, कैश हमने पढ़ लिया था, फंड फ्लो की बारी है। दोनों के डिफरेंसेस से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हाँ जी, कैश फ्लो का मतलब क्या था? शो कॉजेज ऑफ चेंज इन कैश, कैश में परिवर्तन का कारण बताता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। स्टार्ट्स विद, जो कैश वाला था, कैश फ्लो था, वो स्टार्ट होता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। यहाँ पर ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये सिर्फ डील करता था सिर्फ कैश में, ठीक है। ये डील करता है सिर्फ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल था, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूजफुल है। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम करता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे काम करता है फंड फ्लो। Improvement in cash flow can be taken as indicator of improved in working capital position। अगर आपकी कैश पोजीशन में इंप्रूवमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर साउंड फंड पोजीशन होना मे नॉट नेसेसरी साउंड कैश पोजीशन। साउंड का मतलब मजबूत फंड आपके पास ज्यादा हो, बट जरूरी नहीं कैश पोजीशन अच्छी हो। क्या दोनों में डिफरेंस समझ गए आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट implies a snapshot of the movement of funds, inflows or outflow in the firm's financial assets for a specific period। एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, फर्म की जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उसमें होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो या फंड की जो मूवमेंट है उसको बताने वाली स्टेटमेंट क्या कहलाती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। एक टाइम पीरियड के दौरान, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान फंड की जो मूवमेंट हुई इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में, उसको प्रेजेंट करने वाली स्टेटमेंट क्या कहलाती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कहां से फंड प्राप्त होंगे और कहां पर फंड यूटिलाइज होंगे। बस इसी पे कहानी चलेगी फंड फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है। रिसीव होंगे, ये रिसीव्ड को बोलेगा सोर्सेस, ठीक है। यूटिलाइजेशन को बोलेगा एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट relative position of funds of the company over a two period horizon and enable analysis of sources and use of funds for a particular period of time। तो ये हमें क्या बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, परसेंटेज और रेशो, ठीक है, ऑफ फंड्स कंपनी ओवर ए टू पीरियड। दो पीरियड मैंने रख दिए, इन दो पीरियड के बीच में फंड में कितने परसेंट चेंज हुआ, ठीक है, कहां कहां से फंड आया, विश्लेषण करेंगे हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या थे, पैसा आया कहां से, ठीक है, और यूज ऑफ फंड कहां कहां हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें यही कहानी घूमेगी कि कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। पैसा आएगा कहां से? अब शेयर इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, कोई असेट्स बेच दोगे, लॉन्ग टर्म लोन ले लोगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इधर यूज कैसे होगा फंड का, ठीक है। आप भुगतान कर दोगे, शेयर और डिवेंचर की पेमेंट कर दोगे, फिक्स्ड सेट्स को परचेज कर लोगे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, डिविडेंड एंड टैक्स पे, ठीक है। अब मेरे को दो पॉइंट हैं ये, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड कैसे हुआ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और एप्लीकेशन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे हुआ, मेरे को बता सकता है कोई?
बताओ भाई। पता नहीं चला। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तब होगी जब मतलब करंट असेट कम होगी और लाइबिलिटी ज्यादा होगी। करंट असेट कम होगी तो मतलब जैसे अपन ने सेल की होगी या कुछ ऐसे भी पैसा गया होगा, नहीं मतलब पैसा आएगा करंट असेट से, तो वो सोर्स हो गया अपना। और इंक्रीज होगा तो मतलब करंट असेट बढ़ेगी और मतलब लाइबिलिटी कम होंगी अपनी, तो वो एप्लीकेशन में। हाँ जी, डिक्रीज आपकी वर्किंग कैपिटल कब डिक्रीज होगी? ठीक है, जब आपकी करंट असेट्स कम होगी। अब करंट असेट्स में आता है स्टॉक, डेटर। मान लो डेटर से पैसा मिल गया, डेटर ने कुछ पैसे दे दिए, तो कैश तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परंतु डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उससे अपनी वर्किंग कैपिटल पे भी क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो इसलिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फंड्स है और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। हाँ जी, अब इसको पढ़ लेते हैं। एक आधी डेफिनेशन को 3-4 दे रखी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट अनेबल अस टू स्टडी द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट्स। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बीच में जो भी चेंज हुआ, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट अनेबल मतलब योग्य बनाता है स्टडी द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी वित्तीय स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस की, बिटवीन के बीच में, बिगिनिंग और एंडिंग। कहने का मतलब है स्टार्ट और अंत के बीच में, ठीक है, हमारी वित्तीय स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ये बताने वाला जो भी स्टेटमेंट है वो क्या कहलाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? बोलो भाई। यस सर। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें योग्य बनाता है स्टडी करने में, अध्ययन करने में फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। ठीक है, इट इज ए शोइंग स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेस, स्रोत कहां से पैसा आया और इसके यूज। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में फंड कहां से आए और फंड कहां यूटिलाइज किए गए वो बताने वाली स्टेटमेंट ही क्या कहलाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। 3-4 डेफिनेशन दे रखी है। अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, इसके कई नाम हैं। Fund flow statement is called by various names. First one is source and application of funds. Second one is statement of change in financial position. Third one is source of use of funds, sources and use of fund. Next one is sources of financial operation. ठीक है, इसके कौन कौन से नाम हो गए भैया? एक नाम हो गया sources and application of funds, statement of change in financial position, sources and use of funds, summary of financial position। समझ में आई मेरी बात यहां तक? हाँ जी। ओके, अब फ्लो के लिए क्या फंडा नीडेड है? फ्लो ऑफ फंड, फंड का प्रवाह होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए एक खाता तो करंट इफेक्ट होना चाहिए और एक नॉन करंट इफेक्ट होना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि जो फ्लो ऑफ फंड्स होगा, फ्लो ऑफ फंड्स होगा, ठीक है, यानी कि फंड का जो प्रवाह होगा, ठीक है, उसके लिए क्या नीडेड है कि एक खाता करंट इफेक्ट हो और एक खाता नॉन करंट इफेक्ट हो। बोथ करंट एंड बोथ नॉन करंट में अगर चेंज आता है, ठीक है, तो फंड का फ्लो नहीं होगा। एक खाता करंट एक खाता नॉन करंट, तब तो फंड का फ्लो होगा।
अगर दोनों के दोनों क्या है, करंट है, दोनों के दोनों नॉन करंट हैं, तभी भी फंड का फ्लो नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए यहाँ पर? रिपीट करना प्लीज। मैं कह रहा हूं कि फंड का फ्लो, हमसे पूछ रहा है कि फंड का फ्लो कब होगा। ठीक है, फंड का फ्लो तब होगा जब या तो एक करंट अकाउंट इफेक्ट हो और एक नॉन करंट अकाउंट इफेक्ट हो, तब तो फंड का फ्लो होगा। अगर दोनों करंट और दोनों नॉन करंट हैं, ठीक है, तब फंड का फ्लो नहीं होगा। बोलो भाई। बोलो। क्या क्या सर? डन है, डन है। यस सर। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यही चार्ट में यही लिखा हुआ है। ठीक है, एक करंट एक नॉन करंट होगा तब जाके फंड का फ्लो होगा। ठीक है, इसमें आप लोग एग्जांपल कर सकते हैं कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, ठीक है, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो आपके लिए कैश आता है, ये तो करंट हो गया। ठीक है, शेयर इशू करिए, वो क्या हो गया, नॉन करंट हो गया। ठीक है, तो फंड का फ्लो होगा। ठीक है, मान लो ये हो सकता है कि मान लो मशीन के बदले, ठीक है, मशीन के बदले, ठीक है, शेयर इशू करे हो, तो ये दोनों क्या है, नॉन करंट है। ठीक है, दोनों के क्या है, मशीन और शेयर दोनों के दोनों क्या है, नॉन करंट है। दोनों के दोनों क्या है, नॉन करंट है। तो यहां पर फंड का फ्लो नहीं होगा। दोनों करंट हो, दोनों नॉन करंट हो, ठीक है, दोनों करंट हो और दोनों नॉन करंट, तब फंड का फ्लो नहीं होगा। फंड का फ्लो कब होगा, जब एक करंट हो और एक नॉन करंट हो। बताओ जी, इस बात में ही पेपर में सवाल आता है। चलो जी, अब प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले बनेगा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। Statement of change in working capital is a summary that show the net increase or decrease in the working capital of the business. जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो क्या दर्शाती है, वो शो करती है कि नेट इंक्रीज कितना हुआ वर्किंग कैपिटल में और डिक्रीज कितना हुआ वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म, अब ध्यान से सुनना, जो वर्किंग कैपिटल ऑफ ए फर्म है वो बढ़ेगी कैसे। ठीक है, कब बढ़ेगी, जब इंक्रीज होगा करंट असेट्स में या फिर डिक्रीज होगा करंट लायबिलिटी में। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर हम सिर्फ ये शो करते हैं कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है वर्किंग कैपिटल में। एक फर्म में वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगी, जब उसकी करंट असेट्स बढ़ेगी या फिर करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, पहला सीन। दूसरा सीन है वर्किंग कैपिटल कब डिक्रीज होगी किसी फर्म की, उल्टा हो जाएगा इसका, जब डिक्रीज इन करंट असेट्स हो और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो करंट सॉरी वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ेगी कब, जब करंट असेट्स में इंक्रीज हो और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो।
और करंट वर्किंग कैपिटल घटेगी कब? जब करंट असेट्स में डिक्रीज हो और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो। मेरी बात समझ गए आप लोग? हाँ जी सर। हाँ जी, ये है समरी इसकी, इतने बड़े पैरे की समरी है। क्या आप लोगों को ये मेरा लिखा समझ में आया? ये कहानी, जी सर। ये इस पैरे की समरी है। ठीक है, कब चेंज नहीं होगा वर्किंग कैपिटल में? अब बोलता है कब चेंज नहीं होगा। No change in the working capital if there is a realization from debtor or BR or payment made to creditor or BP. Goods are sold on credit or goods are purchased on credit. कब परिवर्तन नहीं होगा? जब आप डेटर से या बीआर से पैसे प्राप्त करते हो या फिर क्रेडिटर को और बीपी को पैसे पे करते हो, उधार माल बेचते हो, उधार माल खरीदते हो, तब वर्किंग कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा मुझे बता सकते हैं? कोई बता सकता है मेरे को ऐसा क्यों होगा? अरे बता दो यार, कमाल करते हो आप लोग भी। क्योंकि सर कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना। शिवानी जी नहीं, गलत बोल रहे हो। सिंपल सा जवाब है देवियों, माता रानियों, माता रानियों। यहाँ पर दोनों के दोनों अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? नॉन करंट। चेक कर लो। अरे करंट बाबा, क्या लिखा है ये? अच्छा ठीक है। डेटर बीआर को पैसे आ रहे हैं, डेटर भी करंट है, पैसे भी करंट है। क्रेडिटर को पैसे पे कर रहे हो, क्रेडिटर भी करंट है, पैसे भी करंट है। उधार का खरीद रहे हो, उधार बेच रहे हो, ठीक है, वो भी क्या है? मामला करंट का ही मामला है। स्टॉक में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसमें भी। चलो अगला स्टेप क्या कहता है? स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या है? सबसे पहला काम है चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, ये चीज मैंने आपको बता दी। कब इंक्रीज होगा? इंक्रीज के लिए आपको आपकी जो करंट असेट्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, प्लस कर देंगे इसको वर्किंग कैपिटल में। डिक्रीज करंट असेट्स में क्या होना चाहिए? डिक्रीज माइनस कर देंगे इसको। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम क्या करते हैं? माइनस करेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा उससे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। जिनसे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी उनको तो करेंगे प्लस, जिनसे घटेगी उनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या आप मेरी कहानी समझ गए? हाँ जी सर। हाँ जी। 5वें नंबर पे क्या कहता है? इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डजंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? करंट है। यहाँ पे भी दोनों क्या है? डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, दोनों में मतलब अगर सेम है, दोनों करंट है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दोनों ही नॉन करंट है तब भी वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। पहले इस भाई ने क्या लिख ली? असेट्स लिख ली, टोटल कर दिया करंट असेट्स का, फिर सारी की सारी लायबिलिटी लिख ली, करंट लायबिलिटी लिख ली, ठीक है, करंट लायबिलिटी का टोटल कर दिया, फिर ए माइनस बी कर दिया, ये वो क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल आ गया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, अब डिटरमिनेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे हम लोग। फंड फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। आपका जो सामान्य बिजनेस क्रियाएं हैं या एक्टिविटीज हैं, उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे शो किया जाता है? क्या कहलाता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान हुआ प्रॉफिट और लॉस क्या कहलाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है।
The ascertainment of funds from the operation is vital for the preparation of fund flow statement. ठीक है, द असरटेनमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द ऑपरेशन इज वाइटल फॉर, कहने का मतलब है मुख्य काम क्या है हमारा यहाँ पर, फंड जनरेटिंग, यानी कि मेन फंड जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, उसमें ऐड कर देंगे सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जो बिजनेस से एक्सपेंसेस नहीं जुड़े हुए, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, और लेस कर देंगे वो सारी इनकम जो हमारे बिजनेस, सामान्य बिजनेस की इनकम नहीं है। फिर नीचे आ जाएगा नेट फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी। हाँ जी जी। सर। उसके बाद आएगा फंड फ्रॉम फ्लो स्टेटमेंट। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फंड्स लॉस फ्रॉम द ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा जो शो करेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा जो शो करेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे दिया। पहले सोर्सेज लिख दिया, कहां कहां से पैसा आएगा, उन सोर्सेज का टोटल कर दिया। फिर एप्लीकेशन लिख दी, यूज लिख दिया। ठीक है, फिर टोटल यूज लिख दिया। फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में टी शर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सोर्सेज जहां जहां से पैसा आया और यहाँ जहां जहां पैसा गया। ठीक है, ये वही लिख रखा है कैश इनफ्लो। ठीक है, फंड फ्लो और कैश फ्लो के बीच में फर्क है, ये डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया ना। हाँ जी, हाँ जी सर। पढ़ा दिया मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या है, कैश फ्लो शो करता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फंड फ्लो क्या शो करता है, फंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पर्पस क्या है, टू एनालाइज द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, तरलता को चेक करना। इसका पर्पस क्या है, फंड फ्लो इज टू एनालाइज वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें 3 सेक्शन है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। यहाँ 2 सेक्शंस है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। एंड रिजल्ट क्या है, नेट कैश पोजीशन फर्म ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल पोजीशन को। रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट एज पर गैप के मुताबिक बताना पड़ता है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये इसका बना दिया, इसका बना दिया। हाँ जी, क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। नो सर। हाँ जी, डन हो गए कैश फ्लो फंड फ्लो। ये एक फाइल और हमारी पूरी। हाँ जी, इसको करते हैं अब। चलो अच्छा, आप लोग आज सुबह क्लास में नहीं आए? थी सुबह क्लास, हाँ जी, सुबह क्लास कोई आया ही नहीं। शाम को तो बोल दिया था सर आपने। मैंने कब बोला? उस दिन कह तो रहे थे भी शाम को ही करेंगे। मॉर्निंग वाली। डिमांड वाले दोनों चैप्टर हमारे हो चुके हैं, इलास्टिसिटी और नॉर्मल डिमांड।
ठीक है, ये मैंने चैप्टर आपको करवा दिए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज हम करेंगे रिवेन्यू वाला चैप्टर, फिर करेंगे मार्केट। क्या होता है वैसे रिवेन्यू? सर प्रॉफिट ही होता है। कैन वी से रिवेन्यू इक्वल टू प्रॉफिट? होता ही है। कोई और बताए? अभी तक हाँ जी, here we go, the topic revenue। हाँ जी, रिवेन्यू का मतलब होता है जो भी सामान बेच के आपने पैसे प्राप्त किए, जो भी सामान था आपके पास, आपने बेच के जो पैसे प्राप्त किए वो रिवेन्यू कहलाएगा। रिवेन्यू को तब हमारा बचता है प्रॉफिट। कहा समझे शिवानी जी? हाँ जी सर समझ गए। कहता भैया मान लो आपकी फैक्ट्री है आइसक्रीम की, आपने बनाई 1000 आइसक्रीम, आपने कमाए 1000 रुपए उन आइसक्रीम्स को बेच के, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ये 1000 रुपए कहलाएंगे आपकी इनकम। ठीक है, thus by selling a product whatever a firm is earns is the revenue of that firm। selling a product whatever a firm earn, किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर कोई भी फर्म जो कुछ कमाती है वो कमाया गया भाई क्या कहलाता है? रिवेन्यू कहलाता है। रिवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल, रिसिप्ट और इनकम। रिवेन्यू क्या होती है फर्म की? सेल, रिसिप्ट और इनकम होती है। टू नो योर टोटल इनकम वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द सेलिंग क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इनटू कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम। अगर आपको टोटल अपनी इनकम निकालनी है तो मैं कहूँ कि भैया 1000 आइसक्रीम थी, 10 की एक थी, तो आप क्या कहोगे आपकी टोटल कितनी रिवेन्यू जनरेट हुआ है? 10,000 रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ है, सेल हुई है। 3 टाइप का है, TR, AR, MR, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। टोटल रिवेन्यू क्या कहता है? called the money which is earned by firm after selling a fixed quantity of product। एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने के बाद, ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने के बाद आपने जो पैसा कमाया वो कहलाएगा टोटल। एग्जांपल है, इफ ऑन 5 a product had sold 6 unit, ठीक है, देन टोटल इनकम इज 30 रुपए। आपने 5 यूनिट बेची 6 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, समझे टोटल रिवेन्यू क्या होता है? जी सर। क्या समझे? को डिफाइन करेगा दोबारा? सर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितने सेल होंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उससे जो इनकम आएगी वो होता है टोटल रेवेन्यू। हाँ जी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट को आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी कमाओगे वो टोटल रिवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। टोटल रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी,
या फिर समेशन ऑफ MR, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, TR कहलाता है। टोटल रिवेन्यू, प्राइस, क्वांटिटी, सिग्मा का मतलब है साइन ऑफ समेशन, ठीक है, MR मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए? कितने फॉर्मूले बने यहां से? दो ही बने। कौन कौन से बने? एक तो ये प्राइस, एक हाँ जी, दो फॉर्मूले आपके सामने आगे TR के। TR इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, TR इक्वल टू समेशन ऑफ MR, ठीक है। एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा मार्जिनल रिवेन्यू, सॉरी एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, विच इज नथिंग बट पर प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड एवरेज रिवेन्यू आर द सेम, यानी कि एक यूनिट का जो प्राइस होगा वही प्राइस हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। इट मींस द एवरेज रिवेन्यू इज डिफाइंड एज पर यूनिट रिवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट। एक यूनिट से बना जनरेट हुआ रिवेन्यू क्या कहलाएगा? एवरेज रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू मैंने आपको बता दिया, टोटल इनकम, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। इट इज नॉट सेम, प्रॉफिट नहीं होता। TR बता दिया, सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ, सारी यूनिट को बेचने से जो भी आपके पास आया, ठीक है, वो है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज इनकम पर यूनिट वाली होगी। MR एक यूनिट कम या ज्यादा बेचने से टोटल में जो परिवर्तन आया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। कोई मेरे को मार्जिनल का फॉर्मूला बताए। बताओ। काहे नहीं बता रहे हो? चलो, ये तीनों का मतलब समझ में आया, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। टोटल सारी यूनिट को बेचने से जो आपके पास रिवेन्यू आएगा टोटल, पर यूनिट बेचने से जो पैसे आएंगे वो एवरेज। एक यूनिट एक्स्ट्रा या कम बेचने पर जो आपको रिवेन्यू जनरेट होगा वो फर्क क्या कहलाएगा? मार्जिनल कहलाएगा, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला है रेशो ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग क्वांटिटी। कहने का मतलब एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला है आपके पास TR बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब आपको इतना भी पता है TR कैसे निकलता है? P इंटू क्याऊ करके बटा क्याऊ। तो एवरेज रिवेन्यू किसके बराबर हो गया? क्याऊ से क्याऊ कटता दिखता है, तो प्राइस और एवरेज रिवेन्यू क्या है? बराबर है, ठीक है। ये आप लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस ऑफ टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट बाय सेलिंग वन मोर और वन लेस। एक यूनिट कम या ज्यादा बेचने से TR में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं मार्जिनल। जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट की कॉस्ट आ रही है या पैसे आ रहे हैं 1000, 101 में बेचते आगे 20,000। अब इन टोटल में क्या परिवर्तन आया? टोटल में परिवर्तन आया 20 का, ठीक है। और यहाँ पे कितना परिवर्तन है? इस एक यूनिट की वजह से 20 का परिवर्तन है, तो ये क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन TR बाय में चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। कहने का मतलब है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TR डेल्टा क्वांटिटी। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, एक ये होता है TRN माइनस TRN माइनस 1,
ठीक है, जैसे ऊपर मैंने लिखा था TRN का मतलब है 101 माइनस TRN-1 का क्या मतलब हो जाएगा 100। 101 का टोटल रिवेन्यू माइनस 100 का टोटल रिवेन्यू, डिफरेंस कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। हाँ जी, कोई देवी हो ऐसी? बताओ भाई, सबको आया? हाँ जी सर। ओके, अब ना इनके ना ग्राफ बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में जो AR-MR कर्व होता है वो एक्स एक्स के पैरेलल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो AR-MR कर्व होता है वो किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्स के पैरेलल होता है। यहाँ पर प्राइस AR और MR बराबर होते हैं, किसमें बराबर होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात, जो एक होता है मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में तो होगा ये थोड़ा सा नीचे की गिरते होंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है, बट क्लोज टू ओरिजिन होंगे, मतलब इस तरफ से होंगे, ये इस तरफ दिखते जो के दिखेंगे। ये तो है मोनोपोली। ठीक है, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, ठीक है, उसमें ये ऐसे जाएंगे दूर की तरफ, ओरिजिन से दूर। हाँ जी, अब मेरे को इतना बता दो सिर्फ एक, कि ये तो है मोनोपोली का, ये है मोनोपोलिस्टिक का, इसमें से मोर इलास्टिक कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ जी, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है ये मोर इलास्टिक होता है, ये लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, ये रहे। ठीक है, रिवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड फॉर रिवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, और जो मोनोपोली होता है इसमें लेस इलास्टिक होता है, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसमें मोर इलास्टिक होता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? ईडी यहाँ पे इनफाइनाइट होती है, यहाँ पे लो होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है।
हाँ जी, यहाँ तक बात डन है। जी सर। ये रही, ठीक है, ये मोनोपोली, ये मोनोपोली, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। हाँ जी, ये था आपका रिवेन्यू का टॉपिक, हमने डन कर दिया। कल इसके बिहाफ पर वी विल स्टार्ट द मार्केट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे कल हम लोग। हाँ जी, डन है यहाँ तक कहानी? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। चलो, आ जाओ फिर एमसी क्या उस पे। पूरा पौना घंटा एमसी क्या बनाएंगे जितने बनेंगे। चलो जी, लेके भगवान का नाम। डन सर। हो गया? सर डन। डी ऑप्शन। चलो जी बन जा। डन सर। डन 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 है। डी ऑप्शन। 53। सर डन। यार, बी ऑप्शन 53। डन सर। कोई और भी कर देता है भाई? डन। सबने कर लिया? हाँ जी। अच्छा। अरे कार है बबुआ, ये तो ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? चलो बोनस ठीक था सर। 54 बनाओ। 55 होगी। 56 है तो लिया। हाँ 54 है। 54। डन सर। सर डन। डी ऑप्शन। लो जी 55। मेरा तो 56 है। यार रुक जाओ घुसी सारे दिन। अरे वाह, आई डिड द रॉन्ग। ये 54 है। हाँ फिर वो तभी मैंने बोला था ना। तो प्रीति जाग रही है, सारे सो रहे हो। सर डन। डन सर। डी ऑप्शन 57। डन सर। डन सर। यार कमाल करते हो। डी 58।
माउस से हाथ हटाने भी नहीं देते। So done. डी ऑप्शन। उनसठ कह दो डन। हम्म, so done. डन। डी ऑप्शन। ये बनाओ 60, अब लेगा टाइम। अच्छा, अच्छा। डन। तो ऐसा है जो बना रहा है अभी। डन। सर एक डी ऑप्शन। हाँ जी। 61 So done. डी ऑप्शन। बासठ Done. बी एक बार दिखाना ऊपर क्वेश्चन। डन। 63 So done. सी 64 So done. डी ऑप्शन। 65 So done. डन सर। ए ऑप्शन। 66 So done. डी 67 डन सर। So done. रुक सी जाओ।
गया है सर। 68। सर डन। कोई ऐसा हो जिसने ना किया हो भी? डन। सी ऑप्शन। 69। डन सर। डी ऑप्शन। ये बनाओ 70। सर डन। डन। सबने कर दिया? कर लिए। ऑप्शन 4। 71। सर डन। हाँ जी, सबने कर लिया? सी ऑप्शन। 72। डन सर। डन। डन। सेकंड ऑप्शन। 73। डन सर। सी ऑप्शन। 74। सर डन। ऑप्शन 4। 75। सर डन। तो फर्स्ट ऑप्शन। 76। सर डन। सी ऑप्शन। पीछे करना है सर। ठीक है। 77। सर डन। हो गया? हाँ जी। यस। सेकंड ऑप्शन। 78। सर डन। फर्स्ट ऑप्शन। क्या आंसर है इसका दिखाना सर? ओके।
79. Done. So done. Second option, Hmm. 80. So done. C option, 81. It's 81 now. Yeah. हाँ जी, हाँ जी. Yes. So done. C option, 82. So done. C option, 83. So done. Done. Second option, 84. So done. Second option, 85. So done. Third option, 86. So done. Done, sir. Third option, 87. नकल मारोगे. So done. First option, 88. Done, sir. Done. आज बस तो सांस नहीं लेने दे रहे. Third option, 89. So done. Second option, 90. So done. रुक जाओ रुक जाओ. Done. 91.
डन सर। सेकंड 92 सर डन। हो गया। 3 93 सर डन। डन। फोर्थ ऑप्शन 94 सर डन। डन सर। इसका आंसर बताना क्या बनाया है। थर्ड सर। बाकियों ने क्या बनाया है। सर थर्ड। थर्ड। क्या सर? सही है नील एच गॉर्डन। 95 डन। डन। सेकंड 96 सर इसका वो नहीं आएगा फिर मुझे आपका आएगा। इसमें तो आंसर ही नहीं है ना इसका, 4 चीज का। सर इसका में काट ही नहीं आएगा तो निकालती 4P वाला है। अच्छा हाँ यस सर। फिर फोर सी। सी पता नहीं सर इसका किसी चलो डेविड तीसरा मेरा लुटर कोरोना। डेविड। ये रे 4C कंज्यूमर कोर्स। 97 सर डन। डन सर। सबका हो गया। 97 का 2 98 डन। सबने कर लिया। हाँ जी। सेकंड ऑप्शन 99 डन।
हाँ जी, डी ऑप्शन 100 नंबर। हाँ जी, कर लिया सबने? यस। सेकंड। हाँ जी, चलो 101। डन। सबने कर लिया? थर्ड ऑप्शन 102। डन। हाँ जी 103। डन। डन। सबने कर लिया? जी। 103 द फोर्थ। 104। डन। तो 4 का 5वां ऑप्शन। एक सौ पाँच। डन सर। सेकंड ऑप्शन 106। डन। फोर्थ ऑप्शन 107। डन। फर्स्ट ऑप्शन 108। डन। सेकंड ऑप्शन 109।
डन। डन। थर्ड ऑप्शन 110। अच्छा आई नो। ओके। डन। 111। बस करो। डन। डन। 112। डन। थर्ड ऑप्शन 113। डन सर। फिफ्थ ऑप्शन 114। डन। डन। थर्ड ऑप्शन लास्ट फॉर टुडे। डन। डन सर। फिफ्थ ऑप्शन बताओ भी कितने बनाए, कितने सही कितने गलत। 65 बनवाइए। सर 4 गलत है मेरे। शाबाश गीता मेरे फोर मेरे 4 गलत है, बट 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे मतलब इंग्लिश की वजह से रह जाए थोड़ा। 6 गलत है सर। वेरी गुड, मतलब अपनी परफॉर्मेंस ठीक ही जा रही है इसमें। चलो कल मिलेंगे मॉर्निंग में फिर बच्चों, ठीक है जी। ओके सर।